जय हिंद, जय श्री राम। क्या हाल, आपका स्वागत है सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स में। और हम करेंगे आज थर्मोडाइनमिक्स और फर्स्ट यूनिट जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक। जीरो एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। तो शुरू में देख लेते हैं कि इस चीज़ में पहले टेम्परेचर के बारे में थोड़ा बता रखा है, तो देखते हैं टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर है डिग्री ऑफ हॉटनेस। ठीक है, किसी बॉडी की कितना हॉट है, मतलब उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर फिर आगे देर के थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मेजर करे। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच मेजर टेम्परेचर और थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर के भी आगे पार्ट देखे हैं, सेल्सियस स्केल वाला, केल्विन वाला, अच्छा रेमर वाला, और है फारेनहाइट स्केल वाला। ठीक है, शुरू में देखते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल इसमें सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस और सबसे ऊपर वाला 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 100 पार्ट में डिवाइड होता है, बीच में जैसे 1 डिग्री, 1.1 डिग्री के लिए इसमें डिनोट किया जाता है। और फारेनहाइट में सबसे लोअर जो मेंशन होता है वो है 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, और सबसे हाईएस्ट होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। और इसके बीच में कितने पार्ट में डिवाइड है ये? 180 पार्ट। 180 पार्ट में डिवाइड, और हर एक पार्ट किसका डिनोट करता है 1 डिग्री फारेनहाइट को। ठीक है, अभी देखते हैं रिमर वाला, रिमर स्केल। रिमर स्केल में क्या है, सबसे नीचे वाला तो 0 डिग्री रिमर और सबसे ऊपर वाला 80 डिग्री रिमर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 80 है और फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। इसमें 32 था और बॉइलिंग था 212। इसमें 0 डिग्री था, इसमें 100 डिग्री था सेल्सियस में। ठीक है, और ये 0 से 80 है तो 80 पार्ट में डिवाइड है, हर एक 1 डिग्री के लिए सेम इसमें भी। और केल्विन वाला मेल्टिंग पॉइंट है जो इस पे है 273 केल्विन। ठीक है, और अपर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसमें 373.15 केल्विन। तो कितने हो गए? 100 पार्ट में डिवाइड है, हर एक पार्ट 1 डिग्री केल्विन के, 1 केल्विन के लिए, डिग्री नहीं आएगा, 1 केल्विन के लिए डिनोट है। ठीक है, तो आगे फिर हीट और वर्क का कंसेप्ट है। हीट और वर्क देखते हैं, पहले हीट देखते हैं। हीट अब इसमें अलग तरीके से थोड़ी डिफाइन है। हीट इसमें कैसे डिफाइन है? हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम, और उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं। और जब वो आपस में टकराएंगे तो कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो आपस में वो ट्रांसफर करेंगे, और जिस एनर्जी के ट्रांसफर के कारण उनका मोशन इंक्रीज होगा वो क्या है? उसमें हीट है। ठीक है, वो क्या है? हीट है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं, द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द मूविंग पार्टिकल। इधर उधर जा रहे हैं तो उनको चैटिकली बोल सकते हैं। ठीक है, चैटिकली मूविंग पार्टिकल of the system so that the disordered motion in the interacting system increase। जो उनका डिसऑर्डर्ड मोशन है वो इंक्रीज हो गया तो वो क्या है? इज कॉल्ड हीट। ठीक है, उसको हम हीट बोल देते हैं। हीट और वर्क की दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताइए इसमें, और हमको पता है जैसे हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हीट में। ठीक है, अभी देखते हैं वर्क क्या है। वर्क तो फिर पता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर सिस्टम जो भी सिस्टम है अगर वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, वो बताएंगे आगे क्या इक्विलिब्रियम, तो अनबैलेंस फोर्स विद इन द सिस्टम, तो उसमें अनबैलेंस फोर्स होगा नहीं। जो अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में अनबैलेंस फोर्स या फिर वर्क डन तो क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो आगे साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। यू इंटरनल एनर्जी है, क्यू हीट है, गेन और जो बाई हीट उसको सिस्टम, और डब्ल्यू है वो क्या है? वर्क डन है। ठीक है, तो जब भी इसकी बात करते हैं पहले इंटरनल एनर्जी, जब भी कोई सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, वो एब्जॉर्ब कराएगा एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई तो इसको लेंगे हम पॉजिटिव, और अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो इसको लेंगे नेगेटिव। ठीक है, डिक्रीज हुई तो नेगेटिव, इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव। और अब हीट की बात करते हैं। हीट गेन बाय सिस्टम इज पॉजिटिव, यानी कि अगर सिस्टम हीट ले रहा है तो पॉजिटिव, और हीट जो भी अगर हीट दे रहा है या हीट लॉस बाय सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, अगर लॉस हो रही है तो नेगेटिव होगी, और अगर हीट गेन हो रही है तो उसको लेंगे पॉजिटिव। अभी वर्क डन की बात करते हैं। वर्क डन बाय ए सिस्टम, अगर कोई भी सिस्टम काम कर रहा है, खुद कर रहा है, तो वो होगा पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, वो है नेगेटिव। ठीक है, ये है साइन कन्वेंशन। अभी देख लेते हैं यूनिट हीट की और वर्क की।
तो वैसे पता ही है वर्क की यूनिट होती है जो वो क्या है, जूल है, ठीक है, जूल। और कैलोरी हीट की, कैलोरी या किलो कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी की भी डेफिनेशन आ जाती है, कैलोरी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहले कैलोरी को डिफाइन कर देते हैं। कैलोरी क्या है, ये अमाउंट ऑफ हीट है किसके द्वारा एब्जॉर्ब की गई, 1 ग्राम वाटर के द्वारा जो हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी, कब, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होगा, तो वो क्या है, कैलोरी है, एक कैलोरी है, ठीक है। कैलोरी क्या है, इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ वाटर व्हेन इट्स टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाया जाए, टेम्परेचर राइजेज बाय 1 केल्विन, सॉरी डिग्री नहीं, 1 केल्विन, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ाने पर 1 ग्राम वाटर है जो कितनी हीट एब्जॉर्ब करा हुआ, क्या 1 कैलोरी है, ठीक है, 1 कैलोरी होगा। उसके बाद देखते हैं ऐसा यूनिट तो जूल है, तो कैलोरी और जूल का बीच में रिलेशन और देख लो, 1 कैलोरी इजिकल टू 4.183 जूल, ठीक है, या फिर अप्रोक्सीमेट 4.2 जूल बोल देते हैं इसको। ये कैलोरी और जूल के बीच में रिलेशन आ गया। अब देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मान लो अपने पास एक सिस्टम है, ठीक है, ये सराउंडिंग में रखे हैं, ये इसके सारा सराउंडिंग है। अब इसमें से ना तो एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है, यानी कि इसका अंदर वाला जो मैटर वो बाहर आया, बाहर से अंदर कोई ऐड हो रहा है, ठीक है ना, तो एक्सचेंज ऑफ मैटर हो रहा है, ना ही एक्सचेंज ऑफ हीट हो रही है। क्यों, क्योंकि ये एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है, ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है और ना ही मैटर। तो इस कंडीशन पे क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। और आगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम 3 प्रकार से इक्विलिब्रियम में होगा तब वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल शुरू से देखते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब ना तो कोई केमिकल रिएक्शन हो उसके पास, ठीक है, उसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो, और ना ही कोई भी मैटर एक्सचेंज करे किसी दूसरे के साथ, तब क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। और अब देखते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जो सिस्टम होगा नहीं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो मूव करेगा। एक तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी रिस्पेक्टिवली विद ईच अदर की, ठीक है, अपने एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेंगे। और दूसरा क्या होगा कि उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा कोई भी, ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर चेंज ना हो, हीट या कॉन्स्टेंट हो, क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जब तीनों में इक्विलिब्रियम होगा, केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल, तो क्या होगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। अभी आ जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बिल्कुल सिंपल है, तो आपने पढ़ा भी है कैसे करेंगे इसको। हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ABC, या W2 वोल या W1 वोल, ठीक है। तो इसमें क्या है, W1 वोल है जो एडियाबेटिक वोल है, यानी कि इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट ए और बी के अंदर नहीं होगा आपस में, ठीक है, एडियाबेटिक वोल है। और W2 वोल है जो वो सिंपल वोल है, इसमें एक्सचेंज ऑफ हीट होगा लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों, ये सी है जो इसके साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और इसके साथ भी, और फिर ये दोनों भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। ये जीरोथ लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर ए इक्विलिब्रियम में है सी के साथ थर्मली, और बी भी इक्विलिब्रियम में है सी के साथ, तो ए भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा बी के साथ, ठीक है। ये एडियाबेटिक वोल है, फिर भी ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये क्या है, जीरोथ लॉ। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ टू सिस्टम्स आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ए सी के साथ बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में सेपरेटली हैं, दोनों अलग अलग हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ, ठीक है। तो ये क्या है, जीरोथ लॉ है, सेपरेटली है, अलग अलग है, इसका भी जो है डियाबेटिक वाला, फिर बी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये क्या होगा, जीरोथ लॉ है।
अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, तो ए बी के साथ भी होगा इक्विलिब्रियम में, तो ये क्या है, जीरोथ लॉ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सिस्टम क्या होता है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, तीन प्रकार के सिस्टम है। तो सिस्टम क्या है, एक कोई भी क्लोज सरफेस ले लें यहाँ पे और उसका अंदर फिक्स अमाउंट या डेफिनेट क्वांटिटी किसी भी मैटर की डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, अपना सिस्टम बन जाएगा। इसका अंदर एक क्लोज सरफेस का अंदर डाल देंगे जब, ठीक है। जैसे कि एक गैस सिलेंडर में ले ली, ठीक है, और पिस्टन है उसके साथ, तो क्या मूवेबल पिस्टन है उसके साथ, तो सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। सिस्टम देख लिया, अभी देखते हैं कि ओपन सिस्टम क्या है। पता है वैसे भी, थोड़ा बता देता हूँ। ओपन सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एक्सचेंज ऑफ मैटर दोनों का टेक प्लेस होगा। एक्सचेंज ऑफ हीट भी होगी और मैटर भी होगा सराउंडिंग के साथ, वो क्या होगा, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हीट होगा ओनली, ठीक है, लेकिन एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होगा क्योंकि क्लोज है। ओपन सिस्टम में क्या होगा, ओपन सिस्टम ऐसे होगा, थोड़ा सा खुला है यहाँ से, तो यहाँ से मैटर एक्सचेंज भी हो सकता है और वॉल के थ्रू हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। और लेकिन क्लोज सिस्टम बिल्कुल क्लोज होगा, जैसे पता है ओपन तो ओपन है, क्लोज है तो बिल्कुल क्लोज है, लेकिन हीट का एक्सचेंज होगा, वो क्या है, क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है, क्लोज तो होगा, साथ में उसकी वॉल है जो वो क्या हो गया, डियाबेटिक, ताकि हीट का एक्सचेंज भी ना हो। नो हीट एक्सचेंज और नो मैटर एक्सचेंज, ना तो हीट का एक्सचेंज होगा ना मैटर का, तो क्या आइसोलेटेड सिस्टम होगा अपना, ठीक है। तो आ गया वर्क डन की, अगर मतलब वर्क डन कैसे निकालते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, उसको देखते हैं। हमको पता है कि हम मतलब वर्क डन देखते हैं, एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं वर्क डन का। वर्क डन कई तरीके से किया जा सकता है, वो सबको पता है, लेकिन जो थर्मल सिस्टम है, जो इसमें थर्मोडायनेमिक्स में वर्क कैसे होता है, कोई भी सिस्टम है उसकी वॉल्यूम को या तो डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं, तो उस पर क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। जब उसके वॉल्यूम में कंट्रास्ट या एक्सपेंड होगा तो वर्क ओ है होगा वहाँ पर, ठीक है। ये ले लिया एक पिस्टन है और ये पिस्टन लग रहा है, ये वो है, इसके नीचे क्या कोई लिक्विड है, ठीक है। अब अपने ने पिस्टन नीचे दाब दिया, कॉन्ट्रास्ट कर दिया, ऊ रह गया पिस्टन, ठीक है। तो इसका अंदर हो गया डी एक्स, डिस्प्लेसमेंट होगी डी एक्स डिस्प्लेसमेंट, और प्रेशर लगा पी, पी प्रेशर के साथ दबाया और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। तो फोर्स क्या होगा इसका ऊपर, पी इंटू ए, एरिया जितना भी लिया, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया फोर्स होगा, वो हमको पता है। तो अभी वर्क डन देखते हैं, तो फोर्स निकल गया अभी डेल डब्ल्यू, क्योंकि थोड़ा डेल डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि छोटी डिस्प्लेसमेंट है तो कम वर्क डन होगा, तो डेल डब्ल्यू आएगा। फोर्स वर्क डन का क्या डेफिनेशन थी, फोर्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू कितनी डिस्प्लेसमेंट है डी एक्स, फोर्स कितना है ये निकाला था, प्रेशर इंटू एरिया डॉट डी एक्स, एरिया इंटू लेंथ यानी कि वॉल्यूम, पी ए डी एक्स पहले लिखते हैं, ए डी एक्स यानी कि एरिया इंटू लेंथ के लिए होता है डी वी, डी एक्स छोटी लेंथ कम यानी कि चेंज इन वॉल्यूम होगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू आ जाएगा पी डी वी, ठीक है। अगर मान लो वॉल्यूम वी वन इनिशियल और वी टू फाइनल है, तो इंटीग्रेशन कर देंगे डेल डब्ल्यू का, और इस साइड भी पी डी वी, तो डब्ल्यू पी बार कॉन्स्टेंट वी वन से वी टू और डी वी, ठीक है। ये आ जाएगा वर्क डन। ये एक्सपेंशन के ड्यूरिंग है, यानी कि जब एक्सपेंड होगी वॉल्यूम तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन जब वॉल्यूम कंप्रेस करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, वॉल्यूम कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, वी टू था वी वन, कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वी टू से वी वन पी डी वी, और इसको चेंज करेंगे माइनस वी वन से वी टू, क्योंकि वी पर ये जो लिमिट है वो ऊपर नीचे कर दी तो माइनस का निशान, जब तो देखो फिर जब कंप्रेस करागा तो नेगेटिव और जब एक्सपेंड करागा तो पॉजिटिव, क्या वर्क डन, ठीक है। और बस ये वर्क डन में तो अभी बात करेंगे पीवी डायग्राम या इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। तो अभी बात करते हैं इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो डायग्राम बनेगा वो गया पीवी डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। पहला है द प्रेशर कॉन्स्टेंट है, व्हेन प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम है जो V1 से V2 चेंज हो रही है, तो उसका डायग्राम कैसे बनेगा, जो नीचे एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेंगे और वाई एक्सिस पे प्रेशर। यहाँ पे मान लो P1 है और यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, ठीक है। तो P प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज होगी, पूरे P1 V1 P1 V2 वॉल्यूम चेंज, ठीक है। यहाँ से ऐसे कितनी वॉल्यूम चेंज आई, V2 माइनस V1, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। ओके, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है।
ठीक है। तो इसमें वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन किसके इक्वल होगा, पी डी वी वी वन से वी टू, डी वी के देर क्या वी टू माइनस वी वन, ये क्या गया वर्क डन। या फिर इसका वर्क डन कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी, पॉइंट ले लिए 4, एरिया ए बी सी डी का एरिया किसका इक्वल होगा, ए डी गुणा में ए बी, ए डी गुणा में ए बी, ठीक है, ये एरिया है क्या, यानी कि ए डी कितना है, ए डी क्या लिखेंगे, पी इंटू बी टू माइनस बी वन, ए डी गुना ए बी, ठीक है। ये बाय एरिया ऑफ या जो भी स्ट्रक्चर है इसका एरिया निकाल देंगे, किसका एरिया वर्क डन आ जाएगा अपने पास, ठीक है। एरिया अंडर कराओ क्या होगा, वर्क डन देगा। तो इसका एरिया कितना होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो पी वी टू माइनस बी वन ये एरिया इसका। अब आगे बात करते हैं दूसरा की, अब आगे दूसरा टाइप की। प्रेशर जब चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगी, ठीक है। तो जब प्रेशर भी चेंज होगा, जब वॉल्यूम भी चेंज होगी, मान लो एक अपना जो पी वी डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे ए पॉइंट और यहाँ पे है बी पॉइंट, यहाँ से ऐसे करो भाई, P1 V1 और P2 V2, वॉल्यूम भी चेंज और प्रेशर भी चेंज, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से मिला देंगे। और एक देखो प्रेशर चेंज होने लग रहा है, एक्सपेंशन होगा इसमें, एक्सपेंशन होगा क्योंकि वॉल्यूम नीचे आगे वॉल्यूम इंक्रीज है तो क्या होगा एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, V1 है और V2 है, तो एक्सपेंशन होने लग रहा है। तो इसका एरिया मतलब इसका वर्क डन निकालने के लिए इसका एरिया चाहिएगा, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो करोगे कोई, तो इसमें एक स्ट्रिप कट करेंगे, ई एफ जी एच ए बी सी डी ए, तो इसका तो इसमें वर्क डन किसका इक्वल होगा, पी वी पी डी वी, एरिया ऑफ इस स्ट्रिप का एरिया निकाल देंगे, इसका ऊपर वर्क डन कितना है इतना एरिया में, तो इस स्ट्रिप का एरिया निकाल देंगे, ई एफ जी एच, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये क्या आ जाएगा डेल डब्ल्यू आ जाएगा। और टोटल वर्क डन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया डेल डब्ल्यू का, ये आ गया। और क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स, सम ऑफ एरिया, यानी कि ऐसी ऐसी जितनी भी स्ट्रिप काटी है बनाना है, ऐसे पूरा काटी है पूरा, इन सारी स्ट्रिप का एरिया का सम किसका इक्वल आ जाएगा, वर्क डन का इक्वल आ जाएगा। ए यानी कि इनिशियल स्टेट ए थी फाइनल के बी तक, ए स्टेट से इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक जितनी भी स्ट्रिप होगी का एरिया का सम अपना जगह दिया होगा, वर्क डन दिया होगा, ठीक है। तो ए तक बी तक सारी स्ट्रिप आ जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, एरिया सम ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्ट्रिप किसका इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी का इक्वल हो जाएगा वर्क डन। जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, पूरे मान लो कोई वॉल्यूम V1, तो ये ऐसे चेंज हो गया, ठीक है, पूरे P1 पूरे P2, P1 V1 P2 V1, वॉल्यूम चेंज नहीं होने लग रही, वर्क डन क्या होगा, पी डी वी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डी वी क्या होगा 0, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0, ठीक है। और अब साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वर्क डन देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर कैसे वर्क डन होगा, तो देखा उन्हें अंदर अपने पास कोई भी ये दे रखी है, ठीक है, ए बी सी डी, यह साइक्लिक प्रोसेस। दो है, एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में वॉल्यूम एक्सपेंड है वो है भी, और एंटी क्लॉकवाइज में वॉल्यूम कंप्रेस होगा, बस ये है। तो एक करके देख लेंगे अभी। तो इसमें क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, जो प्रोसेस जो गैस थी वापस उसकी इनिशियल स्टेट में ले दो, जो पहला स्टेट थी उसी स्टेट में वापस ले दो, क्या होगी साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें अपना मान लिया जो कि P1 V1 और ये P2 V2, ये P2 V2 अपना क्या ले लिया कि गैस है जो इस पाथ से जा रही है A C B और वापस आ रही है B D A, ठीक है, ये पाथ चूज किया। तो इसमें वॉल्यूम क्या होने लग रही है, एक्सपेंड होने लग रही है, यहाँ पे V1 थी यहाँ पे V2 होगी, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंड होने लग रही है, तो ये पाथ है इसका जो भी एक्सपेंशन का। तो इसमें वर्क डन क्या लिखेंगे, W लिखेंगे V1 से V2 P D V, यानी कि एरिया ऑफ A C B, ये E है ये F, ठीक है, A C B E F A, ठीक है, E F A, ये क्या आ जाएगा, इसका वर्क डन आ जाएगा, ठीक है, W1 आ जाएगा, बल्कि W1 A C B E F A। और उसके बाद जब गैस वापस जावे, ये तो एक्सपेंड हुई है, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकाला A से B तक का, तो क्या होगा A से B तक जितना भी एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क डन का। अब वापस जा रही है W2
बी से ए तक, बी डी ए इस पाथ से जाओगी, बी डी ए, ठीक है, बी डी ए पार्ट से जाओगी तो W2 क्या हो जाएगा, V2 से V1, क्योंकि V2 से V1 जा रही है, V2 से V1, इसलिए PDV, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस एरिया, क्यों, क्योंकि V1 से V2 बनाने के लिए इसको चेंज करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, पीछे का रहता है। एरिया BDAFEB, वापिस इतना का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ BDAFEB, इसका एरिया इसका W2 का इक्वल आ जाएगा। अब टोटल वर्क डन, W1 प्लस W2, ठीक है। एरिया ऑफ ये माइनस एरिया ऑफ ये, क्योंकि प्लस करांगे तो माइनस हो जाएगा, है। एरिया ऑफ ACBEFA माइनस एरिया ऑफ BDAFEB, ठीक है। ये आएगा टोटल वर्क डन। और ये सोल्व करने के बाद क्या होगा, एरिया ऑफ ACBDA, यानी कि इसका एरिया ACBDA जो ये रिंग है इसका एरिया के इक्वल आ जाएगा टोटल वर्क डन, ठीक है। तो ये आएगा इसका वर्क डन। ये देखिए साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा वर्क डन, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर जो भी ये साइकिल है, जो भी ये फिगर देखिए इसका एरिया, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन किसका इक्वल होगा अभी बताया है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, किसका इक्वल होगा, एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्लोज कर्व, इस जो ये क्लोज कर्व है इसके अंदर जितना एरिया है उसका इक्वल क्या होगा, वर्क डन होगा, ठीक है। अब अगर ये क्लॉक अपना जो ये क्लोज फिगर है क्लॉक वाइज लिया है, ठीक है, पीवी डायग्राम इस ट्रेस क्लॉक वाइज करिए, डायग्राम क्लॉक वाइज ट्रेस कराया है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस होगा, ठीक है। तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगर ये अपने ने उल्टा लिया है, एंटी क्लॉक वाइज लिया है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव ले होंगे। क्यों, क्योंकि क्लॉक वाइज में क्या हो रही है, वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम एक्सपेंड है तो एरिया तो मतलब वर्क डन पॉजिटिव। और एंटी क्लॉक वाइज में क्या होगी, वॉल्यूम कंप्रेस होगी, V2 से V1 जाओगी, कम जाओगी, ठीक है। तो क्या होगा, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अभी बात करते हैं वर्क डन ऑन सिस्टम नॉट परफेक्ट डिफरेंशियल।